पोजीशन की मॉडिफिकेशन के बाद आगे आते हैं हम अपनी दो बाकी टेक्निक्स पे। एक कंफर्ट है और दूसरी रेस्टफुल एटमॉस्फेयर है। देखिए कंफर्ट क्या है, आपका जो पेशेंट है वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ में आप नंबर वन क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। डीप ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होता है, इंस्पायरेशन हुई, इंस्पिरेशन के बाद आपने क्या किया, उसको थोड़ी देर के लिए जो भी आपने इनहेल किया था उसका आपने पॉज रखना है 2-3 सेकंड के लिए, एंड देन आपने जो है वो एक्सपायरेशन कर देनी है। अब यूजुअली क्या किया जाता है, इसको हम कहते हैं लेटिंग गो की टेक्निक कहते हैं, और ये मैं आगे आपको बताऊंगी भी। लेटिंग गो यानी आपने फुल जितनी भी सारी टेंशन थी वो आपने इनहेल कर ली, उसके बाद आपने पॉज किया और सारी टेंशन को आपने निकाल दिया। ठीक है, तो ये पेशेंट को ट्रेनिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीप ब्रीदिंग आ गया। जो भी आपका रूम है वो ना बहुत कोल्ड होना चाहिए ना बहुत गर्म होना चाहिए, एक स्लाइड सी ना उसके अंदर आप कह सकते हैं एक टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए जिसको हम कहें वार्मथ मिले, पेशेंट जो है वो रिलैक्सेशन फील करे। ठीक है, उसके बाद जो है वो एब्डोमिनल क्विजीनेस यानी जो आपका ब्लैडर है वो बिल्कुल एम्प्टी होना चाहिए, आपके एब्डोमिन की किसी किस्म की पेन नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपने जो है वो बहुत टाइट या कंस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर बेल्ट पहनी हुई है किसी ने या बहुत टाइट क्लोथिंग की हुई है तो इट इज़ प्रेफरेबल कि उस क्लोथिंग को जो है वो रिमूव कर दिया जाए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और थोड़ी सी अगर बंदे के अंदर फिटीक हो, थोड़ा बंदा थका हुआ हो, तो रिलैक्सेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर एक बंदा फुल टेंशन के स्टेट में और आके आराम से वो लेटे ना तो फिर उसकी जो है रिलैक्सेशन ज़्यादा बेहतर होती है। उसके बाद आपके रूम की इन्वायरमेंट किस तरह की होनी चाहिए, तो आपका रूम जो होना चाहिए कि आपने रूम जो है वार्म होनी चाहिए, फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर होनी चाहिए। लाइट के बारे में आपने लाजमी ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा धड़कती भड़कती लाइट जो आंखों में चुभे ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी लाइट होनी चाहिए। यूजुअली इंफ्रारेड रेड लाइट जो है वो यूजुअली प्रेफर की जाती है इस केस के अंदर। उसके बाद जो है वो आपने क्या करनी है, हॉट वाटर बॉटल पेशेंट की आपने जो है वो उसके एब्डोमेन के नीचे जिस भी पार्ट के नीचे हॉट वाटर बॉटल नीडेड है आपने वहाँ पर प्लेस कर देनी है। अगर आपका पेशेंट जो है वो घर में एक्सरसाइजेस करे, घर में रिलैक्सेशन आपने उसको बतानी है, तो उसको कहने कि आपने एक वेल बैलेंस मीट लेना है, रिदमिकल फिजिकल एक्टिविटी करनी है। रिदमिकल फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। जैसे कि आप हिप की करा रहे हैं तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट जो है आपने दो करानी है। रिदमिकल फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट करे और उसके अंदर वार्म बाथ ले। ठीक है, मतलब ठंडे पानी से नहाए, नॉर्मल गर्म पानी से जो है वो नहाए। तो ये आपका जो है वो कंफर्ट की एक टेक्निक है जो कि रिलैक्सेशन में आप यूज करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं रेस्टफुल एटमोसफेयर। अब जो आपका इन्वायरमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, भाई आपका नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। उस जगह पे कंप्लीट साइलेंस होनी चाहिए, मतलब कोई भी आवाज़ किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। अब समटाइम्स वो लिखता है बुक में, कुछ पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं बिल्कुल खामोशी से भी, तो उसके लिए कहते हैं स्लाइड हम ऑफ ट्रैफिक, मतलब कि बिल्कुल हल्की हल्की से ट्रैफिक के चलने की आवाज़ आ रही है तो दैट वुड बी बेनिफिशियल, और रेन की वॉइस और ये सब चीज़ें जो है वो इसमें हेल्प आउट कर सकती हैं। और उसके बाद मैंने वही जो लाइट वाला पॉइंट आपको ऊपर बताया था कि लाइट जो है वो आपकी कम होनी चाहिए। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का बिहेवियर किस तरह से होनी चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट की जो वॉइस है वो बहुत लो पिच्ड वॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत फास्ट बोले और बहुत तेज बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो भी वो ट्रीटमेंट करवा रही है, और पंचुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लेट आया और फिर जल्दी जल्दी से पेशेंट को भी टेंशन में डाल रहा है, उसका एंजाइटी में डाल रहा है। ठीक है, तो पंचुअल होना चाहिए। तो ये हमारे पास आती है हमारे रेस्टफुल एटमोसफेयर की। अगर हम इसको बुक से देखें चैप्टर को, सबसे पहले मसल टोन था, पोस्टरल टोन था, डेफिनेशन आपने कर लेनी है, उसके अलावा कुछ भी इसके अंदर खास नहीं लिखा हुआ। विलेंट्री मूवमेंट्स में आपने जो है रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन किया, फॉर्मूला जो है वो आपने देख लेना है। उसके बाद ये वाला बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ये लाइन जो है मैंने आपको बता दी थी। मेंटल एटीट्यूड्स आपने देख लेने हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बुक से पढ़ा दिया हुआ है। डिग्रीज ऑफ रिलैक्सेशन में मैंने इसकी बस आपने एक बेसिकली डेफिनेशन कर ली, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पैथोलॉजिकल टेंशन में आपने जो है वो एग्जाम्पल से याद करना है, बुक में एग्जाम्पल्स नहीं लिखी हुई। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन पे आते हैं, तो जनरल रिलैक्सेशन, सपोर्ट, लाइन सुपाइन, हाफ लाइन, प्रोन लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें भी एज ए SCQ आया था जब हमारा पेपर हुआ था। उसके बाद कंफर्ट वाली आपने जो है वो बता देनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया उसी वर्डिंग में लिखा हुआ है। रेस्टफुल एटमॉस्फेयर, ये चाहे इतना लंबा आपको पैराग्राफ मिल रहा है लेकिन इसके अंदर बातें वही लिखी हुई जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, काइनी में एक बात यह है कि हमारी जो बुक है इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट सी बातें लिखी हुई हैं, लाइन जो है वो बहुत अजीब तरह से लिखी हुई हैं, तो समटाइम्स हम लोग बुक को रीड कर रहे होते हैं तो हमें लाइनिंग के समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में जो है उसको लाइन को टाइप कर सकते हैं, देन मैं आपको उसको समझा दूंगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। उसके बाद आपने एक और बात याद रखनी है कि काइनी में जो MCQs आते हैं वो बिल्कुल बुक की लाइंस कभी कभी उठा के दे देते हैं, तो आपने जो है वो बुक की लाइंस को एक बार दो बार आप बुक को एटलीस्ट रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे। जरूरी नहीं है कि लाइंस को याद करने बैठ जाए, तो आपने बस कॉन्सेप्ट लेना है और एक बार बुक को रीड करना है ताकि थोरली आपने रीड किया और जब भी आपके पास लाइन है तो आप इजीली जो है उसको आंसर कर सकें।